इग्नू के स्टडी सेंटर निर्माण कैंपस सुनाम 2281 में मैं डॉक्टर हरेंद्र कुमार अपने इस वीडियो लेक्चर में आप सभी हिंदी छात्रों का, हिंदी विद्यार्थियों का, हिंदी साहित्य से प्रेम करने वालों का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य की अलग अलग गद्य विधाएँ जैसे कहानी, निबंध, नाटक, संस्मरण, रिपोर्टाज, आत्मकथा, यात्रा वृत्तांत, इन सब पर हम एक एक करके चर्चा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में बेटे हम कोर्स कोड BHDLA 138 की अगली इकाई 11 जिसका जीवनी पर चर्चा करेंगे। जीवनी क्या होती है, गद्य की कौन सी विधा है और जीवनी के अंतर्गत हम निराला जी की जो साहित्य साधना है उस पर भी चर्चा करेंगे। जीवनी के अंतर्गत जो लेखक हैं रामविलास शर्मा, निराला जी की साहित्य साधना का हम पठन करेंगे। निराला की साहित्य साधना का हम विश्लेषण करेंगे। उनके प्रतिपाद और भाषा शैली जो है उस पर भी हम चर्चा विचार विमर्श करेंगे। इस इकाई में जो निराला जी की जीवनी का एक अंश है बेटे, इस जीवनी के जो लेखक हैं वो है रामविलास शर्मा जी। लेखक ने निराला जी के जीवन के उन महत्वपूर्ण प्रसंगों पर इस इकाई में प्रकाश डाला है जिनमें एक अक्कड़ ग्रामीण युवक से विख्यात कवि के रूप में निराला जी के उदय की यात्रा की झलक मिलती है। अर्थात लेखक ने अपने इस जीवनी में एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा युग जो अक्खड़ है, ग्रामीण है, और वह कैसे जीवन के किन किन पड़ावों से गुजरकर जीवन की यात्रा के दौरान किन किन यातनाओं को झेलकर एक विख्यात कवि बनता है और निराला के रूप में लोगों के सामने आता है, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है बेटे। तो जीवनी शब्द बेटे जीवन से बना है। जीवनी शब्द किससे बना है? जीवन से। इसमें किसी व्यक्ति के जीवन वृत्त का वर्णन होता है। अंग्रेजी शब्द बायोग्राफी जो है वो यही अर्थ देता है। बायो क्या है? जीवन, और ग्राफी क्या है? वर्णन। जीवन चरित्र में एक और जीवन की स्थूल बाह्य घटनाएं हैं, कुछ रोचक हैं, कुछ विस्मयकारी हैं। दूसरी ओर किसी व्यक्ति के चरित्र की कुछ विशेषताएं हैं बेटे जो पाठक के लिए प्रेरणादायी बन सकती हैं। जीवनी में जीवन की कुछ घटनाओं के माध्यम से व्यक्ति के बेटे आंतरिक और मानसिक विकास का चित्रण किया जाता है। जीवन के बाह्य और आंतरिक, बाह्य अर्थात बाहरी, और आंतरिक का सामंजस्यपूर्ण चित्रण इसमें जीवनी विधा में किया जाता है। जीवनी विधा की जो कुछ विशेषताएं हैं बेटे वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अब थोड़ा विस्तार से बता देता हूँ, पहले संक्षेप में बताई हैं। जैसे पहला अगर हम बात करें आदर्श चरित्र, जीवनी उस व्यक्ति की लिखी जाती है जिसमें चारित्रिक विशेषताएं हों और लोग जो हैं उस व्यक्ति के जीवन से प्रेरणा ग्रहण कर सकें। इस दृष्टि से बेटे आमतौर पर इतिहास के प्रसिद्ध और किसी विशेष क्षेत्र में विशेष ख्याति प्राप्त व्यक्तियों की ही जीवनी जो है वो लिखी जाती है।
इसी प्रकार बेटे प्रामाणिकता है दूसरी विशेषता। जीवनी का उद्देश्य जो है बेटे वो तभी पूरा होता है जब वह तथ्यों और घटनाक्रम के आधार पर प्रमाणिक हो। देखो हम लोग भी उसे ही जो चीज़ प्रमाणिक हो उसे ही सही मानते हैं ना, है ना। अन्यथा क्या होता है कि अन्यथा जो है अगर चीज़ प्रमाणिक नहीं है तो उसे ग्रहण करने में हम लोगों को कभी कभी संकोच होता है। और साहित्य में जो चीज़ प्रमाणिक नहीं है तो क्या कह सकते हैं कि वह कथा साहित्य होगा, क्योंकि कथा साहित्य में कल्पना भी एक तत्व होता है। कथा साहित्य में कल्पना का समावेश हो सकता है। और कथा साहित्य जिसमें आदर्श चरित्र या कथानक की सृष्टि की जाती है, जीवनी कथा साहित्य नहीं है। इसलिए जब तक वह प्रमाणिक ना हो लोग उसे प्रेरणास्पद जो है वो नहीं मानते। यह बात जो है लेखक की विश्वसनीयता से भी जुड़ती है। तो लेखक को चाहिए कि वह जीवनी के नायक या नायिका के पत्र, डायरी, उन पर लिखे गए दूसरे किसी व्यक्ति के संस्मरण या निजी संबंधों की यादें, या अगर संभव हो तो उस व्यक्ति से किए गए कोई भेंट वार्तालाप इत्यादि बातों का उपयोग करें। ठीक है। और जीवनी की तीसरी विशेषता बेटे है संवेदना का स्वर। जीवनी में नायक या नायिका के प्रति लेखक में आदर, श्रद्धा और गर्व का भाव होना चाहिए, जिससे वह आदर्श चरित्र की प्रमुख विशेषताओं को उजागर कर सके। ठीक है। और जीवनी में बेटे वर्णन की तटस्थता भी होनी चाहिए। चाहे लेखक आदर्श चरित्र के कितने ही निकट क्यों ना हो, कितने ही श्रद्धालु क्यों ना हो, उनका चरित्र जो है तटस्थ और निष्पक्ष होना चाहिए। उन्हें अपनी तरफ से ना कुछ छिपाना चाहिए और ना ही कुछ बढ़ाना चाहिए, और उन्हें अपनी ओर से ना ही कोई संदेश देना चाहिए और ना ही निष्कर्ष निकालना चाहिए। इसी प्रकार अगर हम भाषा शैली की बात करें तो भाषा के आधार पर, शैली के आधार पर चित्रण जो है वो ना तो बहुत सपाट हो और ना ही बहुत वर्णन जो है उबाऊ हो। जीवन चित्रण और आकर्षक शैली जो है वो साहित्यिक जीवनियों का परम गुण है। जीवनी लेखक रामविलास शर्मा जी के बारे में कुछ चर्चा करते हैं बच्चों। रामविलास शर्मा ने निराला संबंधी अपनी अत्यंत महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत जो निराला की साहित्य साधना नाम से 3 खंड में संपन्न किया है, उसमें निराला की साहित्य साधना भाग 1 के रूप में निराला की सुविस्तृत जीवनी प्रस्तुत की है। यह जो प्रकाशन है वह सन 1969 में हुआ। रामविलास शर्मा जी भले ही निराला की यह जीवनी लिखकर हिंदी में जीवनी लेखकों की प्रथम पंक्ति में आ गए, परंतु फिर भी जो हमारे साथ उनकी पहचान है वह एक आलोचक और कवि के रूप में है, या पाठक के साथ उनकी जो पहचान है, पाठक के बीच उनकी जो पहचान है वह एक आलोचक और कवि की है। 3 खंडों में समाप्त निराला संबंधी इस बृहद और महत्वाकांक्षी रचना में डॉक्टर शर्मा जी ने निराला के व्यक्तित्व, उनके जीवन चरित्र और कला के साथ ही उनके और उन्हें लिखे गए पत्रों का संकलन भी प्रस्तुत किया है। निराला की साहित्य साधना अपनी प्रकृति, लक्ष्य में एक भिन्न, अधिक अर्थपूर्ण और संपूर्ण रचना है। इसके पहले खंड के प्रकाशन के अगले वर्ष सन 1970 में, जैसे मैंने आपको पहले बताया प्रकाशन इसका कब था 1969, और उसके अगले वर्ष 1970 में इस पर उन्हें जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। तो यह एक बहुत बड़ी बात थी।
निराला की साहित्य साधना के प्रथम खंड में निराला का जीवन चरित्र है। इसकी भूमिका में लेखक ने इस रचना के अपने उद्देश्य और इसकी प्रकृति की ओर संकेत करते हुए खुद लिखा है। इसे लिखते समय मेरा ध्यान उनके व्यक्तित्व के अध्ययन की ओर रहा है। इसके निराला 15 अध्यायों में उनके व्यक्तित्व का विश्लेषण है। यह साहित्यकार का जीवन चरित्र है, इसलिए इसमें किसी हद तक उनके साहित्य का मूल्यांकन भी शामिल है। पर यह पुस्तक उनके साहित्य की आलोचना नहीं है। निराला के पारिवारिक सामाजिक परिवेश से, उस युग की सांस्कृतिक परिस्थितियों से, उनके जीवन के बाह्य रूपों के साथ उनके अंतर जगत से पाठकों को परिचित कराना ही मेरा विशिष्ट उद्देश्य है। अपनी इस भूमिका में लेखक ने इस ओर भी संकेत किया है कि तथ्य संग्रह और विश्लेषण दोनों दृष्टियों से उसकी यह पुस्तक निराला संबंधी उसकी पहली पुस्तक से मूलतः और तत्वतः भिन्न है। इस पुस्तक का पहला अध्याय सूरज कुमार तिवारी हमारे अध्ययन का विषय है। ठीक है, तो निराला की साहित्य साधना का विश्लेषण, उस पर चर्चा करते हैं बेटे। निराला जी बचपन से ही विद्रोही और अक्खड़ स्वभाव के थे। वे अपने वातावरण के प्रभाव के कारण सर्जन की उपेक्षा सजने पर अधिक बल देते थे। पत्नी के स्वभाव और त्याग ने उन्हें उदात्त भावनाओं की ओर मोड़ा। इस यात्राक्रम को रामविलास शर्मा ने बड़े ही सुंदर ढंग से चित्रित किया है। अगर हम बेटे इसके प्रतिपाद्य की ओर, इसके उद्देश्य की बात करें, उसकी ओर चलें, तो निराला की साहित्य साधना में रामविलास शर्मा ने महाकवि निराला का संपूर्ण जीवन चरित्र जो है वो प्रस्तुत किया है। यह मैंने आपको पहले भी बताया। निराला के पुरखों की देहरी वाले क्षेत्र अवध में गढ़ाकोला को पहली बार देखकर सूरज कुमार की मनोदशा का वर्णन लेखक ने विस्तार पूर्वक किया है। बंगाल की शस्य श्यामला धरती पर बिताए बचपन के बाद पहली बार सूरज कुमार बेर और बबूल के जंगल, बड़े बड़े ऊसर और गांव के किनारे बहती क्षीण सी लोन नदी को देखता है। बंगाल की तरह यहाँ भी आमों के बाग थे, लेकिन वैसी सघन हरियाली नहीं थी। महिषादल के राज दरबार में और उस समाज में ऊंच नीच का जो भेदभाव उसने देखा और अनुभव किया था, वह जैसे यहाँ और दृढ़ होता था। उसका अपना घर यहाँ भी वैसा ही टूटा फूटा और कच्चा था, जबकि जमींदार भगवान दीन दुबे का मकान पक्का और बड़ा था। यद्यपि महिषादल में राजा के महल की तुलना में वह बिल्कुल टुच्चा था। इसी प्रकार सूरज कुमार इस बात को नहीं समझ पाता कि जमींदार दुबे की मुसलमान पुत्री या पत्नी ने उसे अच्छी लगने पर भी उसके पास क्यों नहीं जाना चाहिए और उसकी छुई हुई चीज़ें क्यों नहीं खाना चाहिए। सूरज कुमार ने यह भी देखा था कि पुत्रिया मुसलमान है और उसके लड़के अपने को पंडित समझने के कारण माँ होने पर भी उसे भोजन दूर से देते हैं। महिषादल में एक साधारण जमादार पिता के पुत्र होने का हीनता बोध सूरज कुमार को परेशान करता है। इस छोटे मगर समृद्ध राज्य में राम सहाय तिवारी की हैसियत सिर्फ एक वफादार सिपाही की थी, जो मालिक का नमक खाकर उसका हक अदा करने में विश्वास रखता था। लेकिन पिता की कद काठी और आकर्षक व्यक्तित्व देखकर उसे स्वाभाविक रूप से गर्व होता है। बंगाल के गवर्नर सर फ्रांसिस ड्यूक जब महिषादल आए तो दरबार का एक सामूहिक चित्र उनके साथ खींचा।
उस चित्र में राम सिहाय तिवारी भी हैं। पीछे एक चपरासी शेष सिपाही हाथ में तलवार खींचे खड़े हैं। इस लाइन में गवर्नर की बाईं ओर एकदम सिरे पर राम सिहाय तिवारी खड़े हैं। लाइन में खड़े हुए लोगों में वह सबसे लंबे थे। सिर पर कामदार गोली टोपी, गले में सोने का कंठा, भव्य दाढ़ी, मूछें लंबी, नाक लंबी, बड़ी आंखें, ब्रिजिश और फौजी कट, आंखों में थकन, हार में नंगी तलवार, बढ़ते हुए पेट को पेटी से कसे हुए लाट साहब के साथ पिता का यह चित्र सूरज कुमार के मन में जैसे आत्मगौरव का बोध जगाता है। अपने क्षुद्र स्थिति में भी जैसे गर्व करने को कुछ उसके पास है। लंबी और आकर्षक कद काठी निराला को जैसे विरासत में मिली थी। निराला संबंधी अपने संस्मरण में रामविलास शर्मा ने लिखा है कि कलकत्ता में फुटबॉल का मैच देखने वाले दर्शकों के बीच अपने लंबे, औरों से एक मुट्ठी ऊंचे कद के कारण ही उसे भीड़ में इधर उधर हो जाने पर निराला को आसानी से ढूंढा जा सकता था। यहाँ पर जो लेखक रामविलास शर्मा जी हैं वो निराला जी के जो शारीरिक बनावट है उसके बारे में पाठक को बताते हुए चलते हैं। बाद में अपनी देह को पालने पोसने का शौक शायद निराला के इसी आत्मबोध का एक अंग था। अपनी देह की इस पूंजी के कारण ही स्कूल में सूरज कुमार अपने साथियों का नेता था। पढ़ने की कमी को वह जैसे खेल कूद की ढाल पर सहने झेलने की तैयारी में लगा था। फुटबॉल में वह उम्दा खिलाड़ी था और तैरने में अत्यंत कुशल। पहली बार ससुराल आने पर लंबे बालों के कारण उसे शंका की दृष्टि से देखा जाता है। बनाव श्रृंगार के प्रति आकर्षण और पहनने ओढ़ने का शौक शायद उसकी क्षतिपूर्ति का ही एक रूप था। अपने शरीर को सुदृढ़ और सुंदर बनाकर जैसे वह पढ़ाई लिखाई में अपने पिछड़ेपन की भरपाई करना चाहता है। सूरज कुमार की साहित्यिक और सांस्कृतिक अभिरुचियों का विकास भी हुआ। महल के पास ही नाट्यशाला थी, जहां राजा सती प्रसाद जब जब नाटक करते थे, वहीं सूरज कुमार ने बंगला नाटक तरुबाला में एक हिंदुस्तानी का पार्ट भी किया था। बाद में आए स्टार थिएटर के रंगमंच और उसके अभिनेताओं की चमक दमक ने उसे कहीं गहरे में अभिभूत किया था। उन्हें देखकर उसे यह लगे बिना नहीं रहा कि सबसे बढ़िया जीवन इन्हीं लोगों का है। ठीक है। बंगला उपन्यासकार बंकिम चंद्र सरकारी अफसर की हैसियत से मिदनापुर में रहे थे। स्कूल के पास ताल के किनारे बैठकर उसने दोस्तों से यह भी सुना था कि यहाँ रहने पर बंकिम चंद्र ने एक दो उपन्यास भी लिखे थे। अपने बंगला साथियों की बातचीत में यह बोध भी जब तक उसे कराया जाता था कि बंगला जाति महान है, बंगला भाषा संसार की सर्वश्रेष्ठ भाषा है और रविंद्रनाथ संसार के श्रेष्ठ कवि। तुलसीदास से तो वह पूर्व ही परिचित था। विवाह के बाद पत्नी मनोहरा देवी के कंठ से उनके छंद और भजन सुनकर उनके जैसे एक नए रूप में उन्हें पाया और आत्मसात किया। साहित्य और संगीत में इतना आकर्षण इसके पूर्व उसे कभी नहीं अनुभव हुआ था। पद्माकर के कविताओं का अर्थ भी जैसे अब और स्पष्ट होने लगा और रामचरितमानस का पाठ भी और मनोयोग से वह करने लगा। ससुराल प्रवास में सूरज कुमार की ऐंठ, वर्जनाओं के प्रति तीखे विरोध की प्रवृत्ति और पत्नी के आकर्षण के बावजूद अनेक बातों को लेकर उससे हुए मतभेद और तनातनी का चित्रण लेखक ने यहाँ बहुत ही सहज और आकर्षक रूप में पाठक के सामने प्रस्तुत किया है। निराला के जन्म से लेकर उनकी 20 वर्ष की आयु तक का आरंभिक जीवनी के इस प्रथम अध्याय में अंकित है। इसमें लेखक ने उनके मानसिक विकास
और कवि कर्म की तैयारी का पर्याप्त प्रमाण देकर उसे अंकित किया है। इस अध्याय में निराला के विवाह और संक्षिप्त दाम्पत्य जीवन का भी बहुत संवेदनापूर्वक अंकन किया गया है। तो बेटे ये जो हम पढ़ रहे हैं, इसमें जो रामविलास शर्मा जी हैं, उसमें उन्होंने निराला जी के बारे में, निराला जी की साहित्य साधना के बारे में, निराला जी का जो जीवन है, उनकी कद काठी कैसी है, उनका विवाह कैसा था, लोगों के साथ उनका संपर्क कैसा था, इन सब बातों के बारे में लेखक ने चर्चा की है। और अगर हम भाषा शैली की बात करते हैं तो मैंने जैसे अपने पहले बहुत सारे वीडियोज़ में बताया है कि भाषा जो है वो एक अनिवार्य और महत्वपूर्ण घटक है। भाषा के अभाव में व्यक्ति जो है वो अधूरा रह जाता है। वह अपने मन के भावों को और विचारों को भाषा के अभाव में किसी दूसरे के सामने प्रकट नहीं कर सकता। ठीक है, तो भाषा जो है वो संप्रेषण का एक सशक्त माध्यम मानी जाती है। ठीक है, लेखक के प्रतिपाद का संप्रेषण भाषा के माध्यम से ही होता है और भाषा ही रचना के प्रभाव को भी बढ़ाती है। अच्छा, अगर भाषा अच्छी ना हो तो पाठक पर रचना का प्रभाव जो है वो बढ़ने के बजाय घट भी सकता है। बड़े आकार और फलक वाली रचना में जैसे निराला की यह जीवनी अपने मूल रूप में है, भाषा का एक महत्वपूर्ण कार्य जो है उसकी पठनीयता को बनाए रखना है। रामविलास शर्मा सरल और प्रवाहपूर्ण भाषा में बैसवाड़ी की छौंक और मुहावरों और लोकोक्तियों और जीवनी में घटित प्रसंगों का वर्णन करते हैं। वह हर तरीके से, हर ढंग से ऐसा वर्णन करते हैं कि जो पाठक है वो निराला जी के जीवन के बारे में, उनकी साहित्यिक साधना के बारे में, जैसे हमने पहले कहा, शुरू में बात की थी कि एक अक्खड़ स्वभाव का व्यक्ति, ग्रामीण व्यक्ति, वो कैसे लोगों के बीच एक कवि के रूप में उजागर हुआ, सबके सामने आया और लोगों ने कैसे उसे निराला के नाम से संबोधित करना शुरू कर दिया। इन सब बातों का रामविलास शर्मा जी जो लेखक हैं वो इस जीवनी में अत्यंत विस्तार से बताते हुए पाठक को चलते हैं और अपने प्रत्येक अध्याय में वह निराला के एक अलग जीवन पक्ष पर विचार विमर्श करते हैं, उसके बारे में पाठक को बताते हैं। निराला जी के जीवन के जो अनभिज्ञ, जिसके बारे में लोग नहीं जानते थे, जीवन के ऐसे पहलुओं पर भी वो चर्चा करते हैं, लोगों को बताते हैं। रामविलास शर्मा अपनी भाषा में मुहावरों और लोकोक्तियों का, जैसे मैंने पहले कहा, कि प्रयोग करते हैं, क्योंकि वह ये जानते हैं कि लोग जो हैं, जनता जो है, उसी भाषा को पसंद करती है जिस भाषा को वो समझ सकते हैं। ठीक है ना। अब जैसे मान लो भाषण है या कोई रचना है, लेखक अपनी बात उसी भाषा में कहेगा जिस भाषा को सुनने वाले, समझने वाले या पढ़ने वाले उसके सामने हैं। अगर हम किसी ऐसी भाषा में, चाइनीज भाषा में, फ्रांस भाषा में कोई साहित्य रचना कर देते हैं और भारतीय ग्रामीण अंचल में वह पुस्तक भेजते हैं पढ़ने के लिए, तो क्या उसे कोई पढ़ पाएगा? नहीं पढ़ पाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ के लोग इस भाषा को नहीं जानते।
तो उनके लिए ऐसी पुस्तक का कोई महत्व नहीं है। ठीक है बेटे, तो भाषा भी जो है वह उसी रूप में लिखी जाती है जिस रूप में उसे लोग पढ़ सकते हैं, जिस भाषा को लोग समझते हैं। तो इसीलिए रामविलास शर्मा जी ने अपनी ये जो इस जीवनी की भाषा है वह अत्यंत ही सहज, सरल और मुहावरों और लोकोक्तियों से और आंचलिक शब्दों से इसको भरपूर बनाया है, ताकि लोग अधिक से अधिक इसे ग्रहण कर सकें। तो अब बेटे थोड़ी सी चर्चा करते हैं संक्षेप में, इस जीवनी का जो सार है वो क्या है। निराला जी बेटे, जैसे हम लोग पढ़ ही चुके हैं, हम लोग बात कर चुके हैं, हिंदी के महान कवि हैं, लेकिन उनकी यह महानता उनका अर्जित गुण है। बचपन में अपने अक्खड़पन और विद्रोही स्वभाव के कारण वे अपने कृत्यों से संसार से बगावत करते थे। पढ़ाई छोड़ उनका मन सजने संवरने में ज़्यादा लगता था। उनके जीवन के इस प्रसंग को लेखक ने बिना छुपाए निष्पक्ष रूप से प्रस्तुत किया। पत्नी की मृत्यु के पश्चात की अग्नि में तप कर और पत्नी के गायन से प्रेरणा पाकर उनकी सृजनात्मकता प्रतिभा जो थी वह फूट पड़ी। लेखक ने निराला जी की कवित्व शक्ति के इस प्रकरण को बड़े ही मार्मिक ढंग से पाठक के सामने प्रस्तुत किया है। प्रामाणिक जीवनवृत्त होने के बावजूद यह अंश काव्य का आस्वादन लिए हुए है। लेखक ने घटनाओं के सुंदर चित्रण खींचे हैं और संवाद को ओजपूर्ण बनाया है। इस दृष्टि से यह अंश न केवल उद्देश्यों के संप्रेषण में सफल रहा बल्कि अति रोचक भी बन पड़ा है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में बेटे हमने क्या चर्चा की, निराला जी की जीवनी या जीवनी जो गद्य विधा है उसकी क्या विशेषताएं हैं, जीवनी क्यों लिखी जाती है, कब लिखी जाती है, किस पर लिखी जाती है, और विशेषकर रामविलास शर्मा जी द्वारा जो निराला जी के जीवन पर आधारित जीवनी लिखी गई है उसकी हमने यहाँ पर चर्चा की है। इसको पढ़कर मुझे आशा है कि आपको यह भी समझ आ गया होगा कि निराला जी का जीवन जो था वो कैसा था, उनकी शारीरिक बनावट कैसी थी, उनका रंग रूप, उनका स्वभाव कैसा था, उनकी रचनाएं कौन सी हैं और हिंदी साहित्य को निराला जी का क्या योगदान है, और निराला जी कैसे वो एक अक्खड़ और विद्रोही स्वभाव के होने के बावजूद एक बहुत अच्छे और उम्दा कवि के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत हुई। उनकी कविताएं आज भी हिंदी साहित्य के में अपना एक विशेष स्थान और महत्व रखती हैं। तो बेटे आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, जल्द ही मिलेंगे एक अगली इकाई के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद, आदाब।